ये ध्रुवीकरण का राजनीति इतना जहरीला और इतना खतरनाक होता है कि अच्छे अच्छे हस्तियों को भी दरकिनार करके रख देते हैं। पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स है। आज उसका माइंडसेट यही है कि किसी भी हालत से हमको तृणमूल से मुक्ति चाहिए, हम लोग जीना चाहता है, हम पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश होने नहीं देंगे। तो ये सरकार तो ना मुसलमान का है ना हिंदू का है। ये सरकार तृणमूल ने ये एक इस्लामिक फैनेटिक फैसिज्म का सामने घुटना टेक दिया। करप्शन इन तृणमूल कांग्रेस इज नाउ सिनोनिमस। किसी को खून करना, किसी आवाज को दबा देना, पत्रकार को पीटना, कैमरा पर्सन को कैमरा तोड़ देना, जबरदस्ती उसका कैमरा से कैसेट निकाल लेना, ये तो आम बात है पश्चिम बंगाल। वो बात ऐसे कर रहे हैं जब पश्चिम बंगाल एक अलग देश है, एक अलग राष्ट्र है। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा फिक्स्ड है, जो रोहिंग्या को लेकर के, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर के, जो वोटर गुजर गया उस वोटर से को लेकर के, एक वोटर का नाम 4 जगह घुसा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जो किसी समय इस देश को नापाक बोलकर, दरुल हर्ब बोलकर ये देश छोड़कर चले गए थे, जिसका कहना था माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनियंत्रण के अधिकार होना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान बना। जो लोग इस देश को छोड़ के चला गया वही मुसलमान लोग घुस रहे देश में। एक तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसका साथ साथ एक जिहादी कॉन्सेप्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ कर बोल रहे हैं हम दो हमारा दो नहीं, हम दो हमारा 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, खुलेआम बोल रहे हैं। उसका स्कूल का ऊपर पोस्टर चिपका दिया, मूर्ति पूजा बंद करो। क्या ये पश्चिम बंगाल का पहचाने हुआ चेहरा है? कुरान का जगह भारत की संविधान के ऊपर है। सिद्दीकुल्ला चौधरी का कहना है पूरा बंगाली समाज सुना है। श्रीमती ममता बनर्जी ईद उल फितर के मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है बीजेपी जिस हिंदू धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गंदा धर्म है। ये जो रेडिकलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे नौजवान फंस रहे हैं, और ये रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा नहीं है। ये अब देखिए यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, सभी जगह चेहरा बदल रहा है। आई थिंक इट्स अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। डायरेक्ट एक्शन डे तो डायरेक्ट एक्शन डे के लेकर 1947 तक जो हुआ, ये तो इससे तो सब वाकिफ है। आज बांग्लादेश अपने आप को जो एक अलग राष्ट्र बता रहे हैं, इंदिरा जी का कारण, भारत का कारण। इंदिरा जी का पुतले का साथ क्या हो रहा है हुआ, इतना गंदी हरकत कोई कर सकते हैं। हमारा मुर्शिदाबाद में बच्चों का किताब पे आग लगा दिया, वही मानसिकता महेशतला में हिंदुओं का घर में घुसकर देवी देवता को तोड़ दिया। सिर्फ हिंदू महिला का साथ बलात्कार हो रहा है ऐसा नहीं है, हिंदू महिला को जबरदस्ती घर से उठाकर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करके उसको कलमा पर आकर शादी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति नहीं है। चुनाव जीतने का मतलब जो हार गया उसका घर आप पे आग लगा दो। हमारा एक कार्यकर्ता बोल रहा है जब मत आइए, अगर आप इधर आ गया तो हमारा घर भी टूट जाएगा। डेमोक्रेसी डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ। और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बोलकर कुछ चीज है ही नहीं। इज अ टोटल, सचमुच ये बात सही है, इट्स अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एक सरकार खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं न्यायाधीश का खिलाफ। एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन वो खुलेआम वो बोल रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है ये चुनाव आयोग बीजेपी का टूज है। शाहजहां ने खुलेआम जो एक डोनेशन बॉक्स बैठा दिया था रोहिंग्या को लेकर, वो तो रोहिंग्या बस्ती अब जाइए ना, वो पुलिस कमिश्नर के पीछे रोहिंग्या बैठा हुआ है। सॉल्ट लेक एक प्लान्ड सिटी का भीतर मस्जिद बन रहा है। कहां से पानी दिया, कौन दिया इसको? चल रही है। पूरा पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बना दिया जाएगा। तो हमारा जो नारा है 26 निर्वाचन तृणमूलेर विसर्जन, तृणमूल को जनता विसर्जन दे के रहेगा। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय पूरे देश में चर्चा में है, और अभी से नहीं, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव अगर वहाँ पर होते हैं तो भी पूरे देश में चर्चा होती है। वजह है वहाँ पर होने वाली राजनीतिक हिंसा, दूसरी वजह वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं, तीसरी वजह ममता बनर्जी जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही हैं वो पूरा देश देख रहा है। डेमोग्राफी चेंज के अलावा भी वहाँ पर कार्यकर्ताओं की, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, घुसपैठ का बहुत बड़ा मामला है। और अगर केंद्र से कोई योजना आती है या कोई कानून बनता है तो अगर पहली
आवाज़ कहीं से विरोध में उठती है तो वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी से उठती है और ममता बनर्जी खुलकर विरोध करती हैं। और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल पर सबकी नज़र रहती है कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। और दूसरी बड़ी वजह ये रहती है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी वहाँ कर क्या रही है। और इन्हीं सारे सवालों पर आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य जी। शमिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पांचजन्य में। सबसे पहले तो आप बीजेपी अध्यक्ष वहां पर बने हैं, आपका भी 40 साल का सफर बीजेपी के साथ रहा है, वो भी बंगाल में आपने देखा है। बीजेपी आज जरूर मुख्य विपक्ष बनी हुई है और हमने देखा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से वहां पर बीजेपी की पैठ बढ़ी है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इन दिनों जो बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले, अगर आपका तो 40 साल का सफर है, बीजेपी का सफर पश्चिम बंगाल में तब कैसा था और अब कैसा है? देखिए, हम जिस समय बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे उस समय मेरा उम्र 18 साल भी नहीं था। इस विचार परिवार के एक सदस्य होने का नाते बहुत जल्दी मैं राजनीति में आ गया, एक खेल खेल में आ गया राजनीति में। तो उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते हरिपद भारती, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर दिस सबकॉन्टिनेंट एवर बीन प्रोड्यूस्ड। उसका पॉलिटिकल ऑरेशन का कारण सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र पे नहीं है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे दूसरा किसी सेमिनार हो, तो हरिपद भारती भाषण देके तो मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। हम उसी के बारे में अटल जी का एक बात आपका सामने रखना चाहता हूँ। अटल जी, हम और हमारा एक सहयोगी राहुल सिन्हा, हम लोग मित्र हैं, बहुत दिन से एक साथ हम लोग 40 साल के ऊपर एक साथ पार्टी वो भी बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं वहाँ वो पर भी काफी लंबे समय तक जी। तो हम लोग दो बैठे हुए थे, तो अटल जी बोल रहे थे हम दोनों को कि ये ध्रुवीकरण का राजनीति इतना जहरीला और इतना खतरनाक होता है कि अच्छे अच्छे हस्तियों को भी दरकिनार करके रख देते हैं। इस देश की दुर्भाग्य है, पार्लियामेंट का दुर्भाग्य है, जो मास्टर मशाई ये हरिपद बाबू का भाषण सुन नहीं पाए। तो अटल जी बोला, उस दिन याद है अटल जी का, बोले हम तो थोड़ा भाषण जब देते हैं पॉज देते हैं थोड़ा, जो मेरा शब्द का स्तर, मेरा भाषा का स्तर न गिर जाए इसका कारण। लेकिन हरिपद बाबू जो बोलते हैं, जो बंगाली नहीं है, हिंदी भाषा भाषी है, तद्भव और तत्सम शब्द का इतना अच्छा प्रयोग, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो कोई हिंदी भाषी भी उसका भाषण समझ सकते हैं। इतना बड़ा विद्वान सिर्फ ये पोलराइजेशन के चलते आज वो जगह में पड़े रहे। तो ये हरिपद भारती कौन था? हरिपद भारती था जो ब्रह्मानंद केशव भारती, श्री चैतन्य के जो गुरुदेव है, उसका वंशज था। तो उन्होंने नदिया डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ श्री चैतन्य का भूमि पर, तो संपन्न खंड की महिला भी आकर के उसको पैर धुला दिया। चाहिए परंपरा बंगाल में नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा। और कोई गांव की गरीब जनता नहीं है, जो प्रतिष्ठित परिवार है, उस परिवार का बहू बेटी आकर के अपने बाल से उनका पैर पूछ रहे हैं धुलाने का बाद, और वो तो ऐसा कर रहे हैं, नहीं ये कर, हमारा पाप लग रहा है, हमको मुक्त कर दो। बोले नहीं, करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव जब हुआ, उसका जमानत बाजब्त हो गया। तो पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन है। तो उसमें क्या होता है, एक बाइनरी तैयार हो जाता है। पहले वो सीपीएम और कांग्रेस के बीच में था, उसका बाद सीपीएम और तृणमूल और कांग्रेस इसी का बीच में हो गया। अभी सीपीएम और तृणमूल का बीच में हुआ, अभी तृणमूल और बीजेपी का बीच में वो है। बात बाकी जो है उसका आज का दिन में कोई महत्व नहीं है। विधानसभा में देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक नैरेटिव सेट कर लिया। आज उसका माइंड सेट यही है कि किसी भी हालत से हमको तृणमूल से मुक्ति चाहिए, हम लोग जीना चाहता है, हम पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश होने नहीं देंगे, हम हमारा इस पीढ़ी को खत्म नहीं कर सकते। आज पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है, पूरा दुनिया देख रहा है। पहले तो लोग बोलते थे जब बंगाल में लोग आते थे बाहर से काम करने के लिए, अगर बिहार में कोई दिवाली का समय कोई बच्चा एक अच्छा कपड़ा पहन ले, एक नया शर्ट पहन ले, तो उसका दोस्त उसको स्कूल में बोलते थे तेरा पिता क्या कलकत्ता में काम करता है। आज के दिन में देखिए, पश्चिम बंगाल से ये जो माइग्रेंट लेबर्स है ये बाहर जा रहे हैं। आज बंगाली कहाँ पहुँच गया है?
आप नोएडा में जाइए, गुड़गांव में जाइए, गेस्ट हाउस में जाइए, चाय देने वाला, पानी देने वाला बंगाली है। अब किसी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ जाइए, अगर गिर गया मकान अचानक से, उसका नीचे कौन दब जाएगा? कोई भी मुर्शिदाबाद का कोई भी मुसलमान जो उधर काम के तलाश में गया था। तो ये सरकार तो ना मुसलमान का है ना हिंदू का है। ये सरकार गरीबों का नहीं, मजदूर का नहीं, विस्थापित लोगों का नहीं है। ये सरकार धर्म के नाम पर पूरा समाज पे बंटवारा कर दिया। ये सरकार तृणमूल ने ये एक इस्लामिक फैनेटिक फैसिज्म का सामने घुटना टेक दिया। सिमी का जो फाउंडर प्रेसिडेंट था उसको राज्यसभा में भेज दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाराजगी था, इसलिए उन्होंने टीम भी भेजा था, ये काम मत करिए, लेकिन तृणमूल वही किया। तृणमूल का पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो जीता वो सिकंदर, और उसका जो चलने का रास्ता है वही है। देखने वो संगठन को कैसे देखता है, जो बूथ पे हमको लीड चाहिए, क्या आप कुछ भी कर लीजिए। तो आज पश्चिम बंगाल में 34 साल जो लेफ्ट हेजिमोनी था उसको और हेजिमोनी रिप्लेस कर दिया। नैरेटिव, लेफ्ट का जो नैरेटिव था वही तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव है, लेकिन लेफ्ट का जितना नेता लोग था उसका एक, वो लोग एक, चाहे हम लोग का एकदम विपरीत स्थिति में रहकर भी बता सकते हैं हम, उसका एक सोच था, चाहे वो सोच से हमारा कोई मतलब नहीं था, हम सोच का खिलाफ था। एक आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हो? एक आइडियोलॉजी और नेता लोगों का एक खान पान, उसका रहन सहन, वो कैसे चलते थे, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो दूसरा था। बहुत सारे नेता के खिलाफ तो ऐसे कोई करप्शन का चार्ज नहीं होता था, लेकिन आज तृणमूल को देखने से आपको पता चल जाएगा तृणमूल है। तो ये करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस इज नाउ सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल को एक इशू का दिया था जिसका ऊपर आज पश्चिम बंगाल में सत्ता की बदलाव आया 2011 में। इशू एक ही था, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जनता बोलना चाहते थे, जनता आवाज उठाना चाहते थे, जनता आलोचना करना चाहते थे, तो सारे रास्ता सीपीआईएम ने बंद कर दिया, वो भी साइलेंटली, स्टाइलिस्टिकली। उसका मोडस ऑपरेंडी, उसका स्टाइल ऑफ फंक्शन डिफरेंट था, इतना ब्रूटल नहीं था, तो वो करके दिखा दिया। और इसी का कारण ममता जी सत्ता में आ गए, और आने का बाद इन्होंने वही रास्ता अपना लिया, और अपना लिया एकदम ब्लंट। इसका किसी को खून करना, किसी आवाज को दबा देना, पत्रकार को पीटना, कैमरा पर्सन को कैमरा तोड़ देना, जबरदस्ती उसका कैमरा से कैसेट निकाल लेना, ये तो आम बात है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो संसद का चुनाव होता है वो बंद है। ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस का पास एक चॉइस नहीं है, ये उसका कंपल्शन है। तो वो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर आस्था नहीं रखते, वो फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं है, आस्था नहीं है। एज इफ वो बात ऐसे कर रहे हैं जब पश्चिम बंगाल एक अलग देश है, एक अलग राष्ट्र है, जो खुलेआम बोल रहे हैं जो भारत सरकार को जो जीडीपी है उससे स्टेट जीडीपी ज़्यादा है। हाँ, हम किसानों की रोजगार 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इतना माइग्रेंट्स लेबर क्यों आ रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल से पलायन हो रहा है? और सिर्फ कोई लेबर आ रहा है ऐसा बात नहीं है। यू जस्ट गो टू बेंगलुरु, द सेकंड स्पीकिंग लैंग्वेज इज बंगाली। यस, हम 3 साल पुराना आंकड़ा दे रहा हूँ, 14,60,000 क्वालिफाइड लड़का लड़की उधर काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में उसको कोई जॉब नहीं है। पश्चिम बंगाल में ग्रेजुएट इंजीनियर का आज का दिन में कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, उसका सैलरी है 18,000 रुपीज पर मंथ। तो ऐसा सिचुएशन आज बंगाल में बन गया। फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। निवेश तो नहीं आ रहा है कोई, वो बोल रहे हैं भाषण से तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा निवेश वहाँ है। तो स्थिति ऐसा जगह पे आ गए तो पश्चिम बंगाल के तो डेमोग्राफी चेंज हो गया। खुलेआम तृणमूल कांग्रेस का नेता खुलेआम माइक के सामने, कैमरा के सामने बोल रहा है एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट के बाहर नहीं रहना चाहिए।
तो तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा फिक्स्ड है, जो रोहिंग्या को लेकर के, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर के, जो वोटर गुजर गया उस वोटर से को लेकर के, एक वोटर का नाम 4 जगह घुसा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये संभव नहीं है, हम लोग ये होने नहीं देंगे। जो किसी समय इस देश को नापाक बोलकर, दरुल हर्ब बोलकर ये देश छोड़कर चले गए थे, जिसका कहना था माइनॉरिटी हैज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनियंत्रण के अधिकार होना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद स्थिति क्या हुआ? हमारा साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान का साथ हमारा बॉर्डर है 3323 किलोमीटर का बॉर्डर, बट दैट इज अ डिफिकल्ट टेरेन। लेकिन भारत का साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो है 4007 किलोमीटर। वो हमें पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश का साथ। द बॉर्डर इज पोरस, टू सम एक्सटेंट इमेजिनरी, जो जिस जगह में प्रॉपर डिमार्केशन आप नहीं कर सकते हैं, और फुल ऑफ वाटर बॉडीज। जिसका कारण क्या है? सिर्फ बीएसएफ के लिए आप घुसपैठ को रोक नहीं सकते। तो जो लेफ्ट रेजिम था उस समय भी घुसपैठ चलता था बांग्लादेश से। जो लोग इस देश को छोड़ के चला गया वही मुसलमान लोग घुस रहे देश में। तो हमारा जो एक्स चीफ मिनिस्टर था मिस्टर ज्योतिबा सूद का कहना था कि कोई भी वीकर इकोनॉमी से स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी की तरफ माइग्रेशन होता है, ये इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। तो इसको थोड़ा ह्यूमन फेस लेकर इसके ऊपर हमारा चर्चा होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? एक तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसका साथ साथ एक जिहादी कॉन्सेप्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां आकर बोल रहे हैं हम दो हमारा दो नहीं, हम दो हमारा 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, खुलेआम बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सभाएं हो रहे हैं, आपका सीमावर्ती क्षेत्र पे, जिला पे, ये सारे नदियां हमारा है, सारे जमीन हमारा है, ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम लोगों से इसको छीना गया, मुगलों से ब्रिटिश छीन लिया और उसको वापस करके चले गए हिंदुओं को। हम ये होने नहीं देंगे, हम इसको अपनाएंगे। तो सो मोटो कोई एक्शन है? खुलेआम एंटी इंडिया प्रोपगेशन अगर हो रहा है तो पुलिस का दायित्व तो क्या बनता है? उसको अरेस्ट करना, उसका ऊपर कार्रवाई चलाना। आप 6 साल पहले हम एक जगह से विधायक हुआ था बहुत कम दिनों के लिए, बशीरहाट दक्षिण, एकदम बॉर्डर के ऊपर का विधायक, हमारा साथ सीमा जुड़ा हुआ है। तो शहर का भीतर हमने एक मुसलमान भाई आया मेरा पास, भैया हमारा एक कार्यक्रम है, आपको अध्यक्षता करना है, आप आइए। तब अध्यक्ष के चेयर में हम बैठे हुए हैं और गाना क्या हो रहा है, 2 बच्चे गाना गा रहा है। बाद में उसको उम्र भी पूछा, एक का उम्र है 11 साल, एक का 14 साल की करीब। वो गाना गा रहा है, फेमस, ये गाना बांग्लादेश में फेमस है। उस समय हसीना जी वहाँ का प्रधानमंत्री हुआ करती थी। एगिए चलो झाँपिए पड़ो बांग्लादेशे झाँपिए पड़ो शेख हसीनार गलाय दड़ी टानो शेख हसीना के फांसीते तोलो। तो पश्चिम बंगाल की शहर का भीतर बैठकर आपको शेख हसीना का ऊपर फांसी लगाने का गाना चल रहा है, क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? पश्चिम बंगाल का भीतर बैठकर बोल रहे हैं कि एक दिन हम इसको ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। सरकार का उसको कोई दायित्व नहीं है उसका अरेस्ट करना, उसको ऊपर कार्रवाई करना। सरस्वती पूजा एक पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर है, हर स्कूल में सरस्वती पूजा होता है। हम लोग तो बचपन में देखा, क्या 20 साल पहले भी देखा, हिंदू मुसलमान एक साथ में वो पूजा करते हैं, उसको पूजा बोलकर कोई मानता नहीं है। कुछ लोग तो मजाक से बोलता है, जो क्लास 9 का जो लड़की होता है ना, हमारा बंगाल में इतनी होता है स्कूल में, बंगाली मीडियम स्कूल में, उसका पहले उसका जो स्कूल का यूनिफॉर्म रहता है स्कर्ट रहते हैं, और क्लास 9 से उसको साड़ी पहनते हैं वो। तो सरस्वती पूजा को दिन जो बंगाली वैलेंटाइंस डे कहे जाते हैं, तो एक मजाक से लोग बोलता है, तो एक अलग माहौल बन जाते हैं। तो आज का दिन में क्या है, ये हमारा नदिया डिस्ट्रिक्ट में जो भी एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट था, उसका स्कूल का ऊपर पोस्टर चिपका दिया, मूर्ति पूजा बंद करो। क्या ये पश्चिम बंगाल का पहचाने हुआ चेहरा है? एक आपको और बता देती हूँ ना, यहाँ पर टीएमसी की जो एक बंगाल के मंत्री, मुख्यमंत्री साहिबा के बहुत करीबी हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उनका जो बयान आया कि संविधान से ऊपर कुरान चलेगा,
इतना ही नहीं, कोलकाता के एक मेयर हैं फिरहाद हाकिम, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ऐसा दिन आएगा जब बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी। हालांकि ये वीडियो कब और कहाँ का है ये नहीं पता, लेकिन ये उनका वीडियो, ये साफ साफ सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये बंगाल की भाषा, संस्कृति, अस्मिता के साथ वहां पर जब खुला खिलवाड़ है, जनता का ये जानकारी है। हाँ, सिद्दीकुल्ला चौधरी विधानसभा का कैंपस पे खड़े होकर ये बात बोला कि हम दो हमारा दो नहीं, हम दो हमारा चार होना चाहिए। कुरान का जगह भारत की संविधान के ऊपर है। सिद्दीकुल्ला चौधरी का कहना है, पूरा बंगाली समाज सुना है, पूरा हिंदुस्तान इस वीडियो क्लिप से वाकिफ है। फिरहाद हकीम जो हमारा मेयर है, उसका खुलेआम, वो तो दवात इस्लाम के बात करते हैं। उसका कहना था एक सभा में, जो लोग मुसलमानों का नहीं पैदा हुआ ये उसका दुर्भाग्य है, तो हमारा दायित्व बनता है उसको सही रास्ता पे आना, उसको पनाह देना। इसलिए एक मुसलमान का ये कर्तव्य बनता है, कम से कम एक ऐसा हिंदू को मुसलमान बना दो। ये फिरहाद हकीम का कहना है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ईद उल फितर के मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है, बीजेपी जिस हिंदू धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गंदा धर्म है। तो ये इसके लिए पूरा पश्चिम बंगाल चिंतित है। आज रेडिकलाइजेशन हो रहे हैं, ये सारे ये एक वैश्विक समस्या है, इट्स एन इंटरनेशनल फिनोमेना। तो सारा तरफ ये जो रेडिकलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे नौजवान फंस रहे हैं। और ये रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा नहीं है। ये अब देखिए यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, सभी जगह चेहरा बदल रहा है। आई थिंक इट्स अ हाइड्रा-हेडेड मॉन्स्टर। शमिता, एक किल इट बिफोर इट किल्स यू। वहाँ पे आपने डेमोग्राफिक चेंज की बात की है, क्या कितने ऐसे ज़िले हैं जहां पर ये इस तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं? क्या घुसपैठियों को लेकर जो चिंता जताई जाती है आजकल पूरे भारत में ही जताई जा रही है, और SIR भी इसीलिए किया जा रहा है, कुछ ऐसा आंकड़ा है कि पश्चिम बंगाल में कितने घुसपैठिए आए हुए हैं या बांग्लादेशी मुसलमान घुसे हैं, उनका कोई डेटा है? आप पिछले 20 साल से बांग्लादेश की जो जनसंख्या है, उसका जो पॉपुलेशन है, उसका ग्रोथ रेट देखिए कितना बढ़ा। और पश्चिम बंगाल का हिसाब करिए और झारखंड का हिसाब करिए, अब देखिए आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि अब बांग्लादेश में पूरा फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुल है। हम दो हमारा दो, ये वाला प्लानिंग क्या बांग्लादेश में एकदम सक्सेसफुल है? ये तो हो नहीं रहा है। तो बांग्लादेश का ये जो आबादी है तो ह्यूमन बॉम्ब है। इतना लोग बढ़ रहे हैं, वो लोग कहां जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल का साथ जो बॉर्डर है, असम का जो बॉर्डर है, त्रिपुरा का साथ जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में सिर्फ एक BSF से काम नहीं चलेगा। वो एक राजनीतिक सहमत का जरूरी है, पॉलिटिकल कंसेंसस, मास अवेयरनेस और जॉइंट एक्शन। स्टेट पुलिस एंड BSF, SSB एक साथ अगर इकट्ठा होकर काम करे तो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो सकता है, घुसपैठ बंद हो सकता है। हुआ नहीं। और आप जिस बारे की बात कर रहे हैं, जितना सारे सीमावर्ती जिला है उसका जनसंतुलन संपूर्ण रूप से बिगड़ गया। और सिर्फ हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं बिगड़ा, वो पश्चिम बंगाल का होते हुए आपको जा रहा है कहाँ? अब झारखंड। झारखंड में भी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। अब दिल्ली हिसाब देख लीजिए, अब दिल्ली में बहुत सारे ऐसे झुप्पे आपको मिलेगा जहाँ पाकिस्तान आज जहाँ रोहिंग्याज है, बांग्लादेशीज है। अब यहाँ का जो भारतीय बंगाली है, जो भारतीय हिंदू और मुसलमान, वो लोग आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं पुलिस को, ये देखिए ये लोग हमारा रोजी रोटी पे भाग बैठा रहा है, तो इसको ये बांग्लादेशी है, यहाँ का नहीं, ये रोहिंग्या है। एक कौन आइडेंटिफाई इसको कर देते हैं? बंगाली लोग ही कर रहे हैं। आप गुड़गांव में जाइए, आप नोएडा में जाइए, बहुत सारे नौकरानी घर से गायब हो गया। कहाँ गए थे? कोई लक्ष्मी, कोई सीता, कोई रिंकू, कोई टिंकू बोलकर, शाखा सिंदूर पहनकर, सर पे बिंदी लगाकर चले आपके घर में। और जिस दिन से बिहार का SIR चालू हो गया, देश भर में चर्चा हो गया, तो वो लोग सब रातों रात गायब। तो ये भारत क्या कोई धर्मशाला है? एक बार तो ये लोग घुस गया, एक बार तो पश्चिम बंगाल की जनता ग्रेट कलकत्ता किलिंग देखा, ये नारा भी सुना कि कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़का लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा।
हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे के लेकर 1947 तक जो हुआ, ये तो इससे तो सब वाकिफ है, ये इसका तो जानकारी सभी का है ना। और उस समय जो बांग्लादेशी था, जो आज इधर जो लेफ्टिस्ट है, जो जगह टुकड़े टुकड़े गैंग का लोग है, उसका पास कोई उत्तर है कि क्यों बांग्लादेश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश का नेता को गोली मार दिया? वो तो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था, वो तो शेख हसीना का साथ उसका कोई अच्छा संपर्क था, या शेख हसीना का उसको गोद पे खिलाया था, ऐसा तो बात नहीं था। शेख हसीना का कोई परिवार का आदमी वो नहीं था। उसका कारण है, उसका जो सारनेम है वो हिंदू सारनेम था, इसलिए उसको गोली मार दिया। और पश्चिम बंगाल से लेकर के अब दिल्ली में जेएनयू कैंपस में कोई इसके लेकर एक भी कोई आदमी चर्चा किया? कोई मोमबत्ती लेकर के रास्ते में उतर गया? आज हिंदू उधर मारे जा रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, चाहे हमारा वो विपक्ष में रहता है, हम लोग का आलोचक है, हम तो कांग्रेस का खिलाफ है, लेकिन उस समय क्या हुआ था? अटल जी ने इंदिरा जी को देवी दुर्गा बोलकर संबोधित किया था। बांग्लादेश बना, पाकिस्तान का साथ हमारा युद्ध हुआ, उसी समय 30 लाख लोग मारे गए थे, बंगाली, मुसलमान बंगाली और हिंदू बंगाली। भाषा का ही तो मतलब था ना, भाषा से लेकर तो इतना बड़ा हुआ था, ऐसे लोगों का कहना है। इसका दूसरा मत भी है, जैसे नीरज सिंह चौधरी जो बताया था, आज वो सत्य दिखाई दे रहा है, जिसमें भाषा कुछ नहीं था, सब सत्ता हथियाने का एक लड़ाई था वो। तो इंदिरा जी ने बांग्लादेश का जन्म दिया। आज बांग्लादेश अपने आप को जो एक अलग राष्ट्र बता रहे हैं, वो इंदिरा जी का कारण, भारत का कारण। इंदिरा जी का पुतले का साथ क्या हो रहा है वहां? इतना गंदी हरकत कोई कर सकते हैं? इंदिरा जी का नाम पर जो वहां एक लाइब्रेरी था, 70,000 किताब जला दिया गया। तो ये समझना चाहिए, सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी को किसी जमाने में जो लोग आग लगा दिया था, जो लोग नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को ध्वंस किया था, वही मानसिकता इंदिरा जी का लाइब्रेरी को बांग्लादेश में जला दिया। वही मानसिकता हमारा मुर्शिदाबाद में बच्चों का किताब पे आग लगा दिया। वही मानसिकता महेशतला में हिंदुओं का घर में घुसकर देवी देवता को तोड़ दिया। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है ये मानव सभ्यता का एक दुश्मन है, इसका खिलाफ आपको लड़ना है। और हम लोग अपील कर रहे हैं, देखिए बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू नहीं मारे जा रहे, सिर्फ हिंदू महिला का साथ बलात्कार हो रहा है ऐसा नहीं है। हिंदू महिला को जबरदस्ती घर से उठाकर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करके उसको कलमा पर आकर शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हिंदू तो हो रहे हैं ये, लेकिन मुसलमान भी हिंदू से ज़्यादा मारे गए। वहाँ 1100 पुलिस को मार दिया गया, वो कोई हिंदू नहीं था, उसको उल्टा करके झुला दिया ऊपर से, डर पैदा करने के लिए वहाँ। और क्या हुआ? जो सिविल सोसाइटी था बांग्लादेश का, जो समझते थे ये जो अल्पसंख्यक का ऊपर हमारा यहाँ का जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिर का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका समर्थन नहीं करना है, इसको खिलाफ जो आवाज़ उठाया था, आज उसको घर तोड़ दिया गया। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग डर की मारे अपने सिम चेंज कर दिया मोबाइल का, दूसरे जगह से छुप छुप कर बात कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें से ऐसा लोग हैं जिसके खाने के लिए तरस रहे हैं, उसका सारा सब कुछ खत्म कर दिया बांग्लादेश में। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये जो बने इस्लामिक फैनेटिज्म है, ये एक ये ओरिजिनल फैसिज्म है। हम लोग तो हिटलर की बातें करते आए हैं, हम लोग तो बचपन तो बड़ा हुआ है कि हिटलर मुसोलिनी का नाम सुनते सुनते, लेकिन भारतवर्ष में कितना हिटलर पैदा हुआ, ये बाबर से लेकर पूरा मुगल सम्राटों ने और उसका पहले सुल्तानों ने कितना हिंदुओं को हत्या किया, उसका हिसाब कौन रखेंगे? उसका कोई हिसाब यहाँ कोई रखेंगे? तो ये कल्चरल स्लेवरी तो आज भी है, वही हैंगओवर लेकर हम लोग जीवित है। ब्रिटिश हम लोगों को सिखा कर गया, ये कोई देश नहीं था। ब्रिटिश का बात ही हम लोग बोलते आए हैं। ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हम लोग को क्या सिखाए, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, लेकिन हम लोग भी पिछले 1925 से यही कोशिश कर लगे हुए हैं, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी नहीं, unity manifested itself into diversity and we celebrate the diversity within the ambit of unity। ये हम लोग का कहावत है। ये लेकर देखिए हम जो शुरुआत किए थे, कहाँ शुरू किया, 1% पश्चिम बंगाल का वोट था। यही बात हम लोग जनता के सामने खड़े होकर बोलता, देखिए हम लोग जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग इस देश का नैरेटिव बदलने के लिए आए हैं। लोग सिलेबस बदलने का बात करता है, जब सफनाइजेशन हो रहा है, गरीबीकरण हो रहा है, अब हाँ हो रहा है,
हम लोग कर रहे हैं और हमारा हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तुम क्या हिंदुस्तान की बातें करते हो, हम लोग तो दुनिया का सिलेबस बदलेंगे। ये भारत का ये जो दबे हुए हमारा सभ्यता को जो दबा दिया था, कुचल दिया था, पूरा नैरेटिव बदल गया था, ये इधर कुछ नहीं था, वो एरियन इन्वेशन थ्योरी मिथ बन गया। फिर भी भारत के बहुत सारे जगह में एरियन इन्वेशन थ्योरी आज भी चल रहा है, आज भी लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारे स्टेटों में। क्यों पढ़ेगा? आफ्टर राखीगढ़ी एक्सकवेशन क्या रहेगा आपका पास एरियन इन्वेशन थ्योरी का सपोर्ट में बोलने वाला? सारा विश्व में कोई भी यूनिवर्सिटी में आज ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन भारत में हो रहा है। तो हमारा लड़ाई जो था वैचारिक लड़ाई था। हम लोग पश्चिम बंगाल में शुरू किया था एक 1% वोट से, जिस समय से हम पॉलिटिक्स में है। आज एक जगह आ गया ऐसा बाइनरी हो गया, चाहे ये लोकतंत्र के लिए सही या गलत, इसका चर्चा भी हो सकता है। आडवाणी जी तो बोलते थे उस समय जो अनुपातिक हिसाब से पार्लियामेंट में आना चाहिए हिसाब से, तो बहुत बहुत सारे के तर्क होते हैं, बहुत चर्चा चला, लेकिन अंत में हम लोग जीता। कम से कम हमारा और मेरा जीवन में सबसे बड़ा जो आनंद इसी का दिन का है। एक समय था जो कांग्रेस का स्लोगन हुआ करते थे, वोट उसी को दो जो 5 साल सत्ता में रह सके, वन हु कैन गवर्न। इंदिरा जी का तस्वीर हुआ करते थे। राजीव गांधी आया तो टुडेज लीडर टुमारोज होप, राजीव गांधी जी को देखा। उस समय कांग्रेस को हराने के लिए विपक्ष ने, हम लोग इकट्ठा होते थे। हम लोगों का लक्ष्य क्या होता था, जब कांग्रेस को 1:1 लड़ाई में लाना चाहिए, तभी कांग्रेस हारेगा। आज हमारा खिलाफ, भाजपा का खिलाफ पूरा पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज देखिए, जो सोमनाथ चटर्जी को हटा दिया था पार्टी में, स्पीकर हुआ करते थे, उसमें चर्चा नहीं करते। आज देखिए डेरेक ओब्रायन और एमए बेबी हाथ से हाथ पकड़कर खड़ा हो रहे हैं बीजेपी को खिलाफ उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए। तो सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस एक हो गया। तृणमूल कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट क्या था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, सीपीएम हटाओ, सीपीएम हटाओ, सीपीएम हटाओ। माँ माटी मानुष लेकर आए थे। माँ माटी मानुष कहाँ है? माँ का हालत तो देख रहे हैं। हिंदुस्तान में एक भी अब तस्वीर हमको दिखा दीजिए तो ऐसा घटना। मुर्शिदाबाद में एक हिंदू महिला 40 साल की शादीशुदा औरत तो बीएसएफ के ऑफिसर के सामने खड़ा होकर बोल रही है कि आप हमको गोली मार दीजिए सीने पे, हम आपका हाथ में मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी दूसरे के हाथ से हमारा शरीर को गंदा होने नहीं देंगे। अब देखा है ऐसा कभी तस्वीर? जम्मू में देखा है। वो तो हमको 90s में जब हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स कश्मीर जब एक्सोडस हो रहे थे कश्मीरी पंडित का, उस समय जो कैंप वगैरह में हम लोग गया तो उस समय वो दृश्य देखा हमने। उसका बाद तो हिंदुस्तान की किसी भी कोने पे ऐसा। एक बात बताइए, जैसे तृणमूल कांग्रेस आई तो वो सीपीएम के खिलाफ आई, लोग सीपीएम से त्रस्त हो गए थे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को लेकर आए। आज जिस तरह से बीजेपी मुख्य विपक्ष वहां पर बनी हुई है, तो ये तो साफ है कि वहां के लोगों को जो तृणमूल कांग्रेस के इस अराजकता से त्रस्त हैं, उनको उम्मीद जो है वो बीजेपी में दिखाई देती है। पर जिस तरह का खुलेआम तुष्टीकरण हो रहा है, ममता बनर्जी स्टेज पर खड़े होकर जिस तरह से साफ साफ मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं, घुसपैठियों को कहा जा रहा है वहाँ पर लीगलाइज करने का पूरा खेल चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि बंगाल को भद्रलोक का राज्य भी कहा जाता है। लोग वहाँ के, आपने खुद बताया, जातिवाद से ऊपर उठ के बात करते हैं। क्या ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ के लोग नहीं देखते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की सत्ता बदले? और बीजेपी की क्या चुनौतियाँ हैं वहाँ पर? देखिए, बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चुनौती है। चुनौती यही है कि हमको वोटर को जितना वोटर्स है उसको वोट दान क्षेत्र है उस पर लेकर जाना है। पश्चिम बंगाल में इंटिमिडेशन चलता है, डराया धमकाया जाता है। घर में घुसकर चुनाव का बाद पोस्टपोल वायलेंस जो हुआ, आप समझ ही सकते हैं। 2021 में जो अगर चुनाव में कोई पार्टी अगर चुनाव जीत गया तो मिठाई बांटते हैं, गुलाल फेंकते हैं, जुलूस निकालते हैं, पार्टी का नारा देता है, पार्टी का नेता का जय जयकार करता है। ऐसे ही तो होता है चुनाव जीतने का बाद। हमने दिल्ली का चुनाव में था, चित्तरंजन पार्क पे गया, बंगाली लोग काफी हुआ है, तो वहां में जाकर देखा एक ही बेंच, ऐसा एक प्लेन एक बेंच में आप कांग्रेस और बीजेपी बैठे हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति नहीं है। चुनाव जीतने का मतलब जो हार गया उसका घर आप पे आग लगा दो। 2021 2 मई जब हम लोग चुनाव हार गए थे, सिर्फ 27 दिन का भीतर 56 बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया। सिर्फ उसी समय का हिसाब बोल रहा, बात का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। 27 महिला ऐसा था जो खुलेआम आकर बोल रहे हैं कि हम लोग का साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कौन किया? तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता ने किया, मुसलमान लोग किया, गुंडाओं ने किया, ऐसा बोला था। वो तो सभी आपका
मीडिया में आ गए। तो ऐसा स्थिति से हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। हम जिस जगह से चुनाव लड़ा था, तो हम भी चुनाव हारा था। तो चुनाव हारने के बाद देखा, वेरी नेक्स्ट डे एक प्रसेनजीत दास बोल का एक लड़का था हमारा कंस्टिट्यूएंसी में। तो उसमें उसका माँ क्या करता है, उसका पिताजी पैरालिटिक है, घर पे पड़ा है, ये मजदूर था लड़का, नया नया बीजेपी में झंडा लेकर खड़ा हो गया था, और माँ सत्तू बेचता था रास्ते में। ऐसा परिवार जिसका खाने लायक कॉमन टॉयलेट है, जिसका अपने लिए कुछ नहीं है, घर में रहते हैं, उसका जो छोटा सा घर का बाहर जो जगह था ना, बालकनी, उसमें उसको टांग देगा रात 2:30 बजे, कहाँ से मार के उसी का गले में फंस लगा के बोल दिया ये तो खुदकुशी का लिए, बंगाल का स्टाइल है। तो सुबह हमारा पास जब खबर आया तो 7:30-8 बज चुके थे, जैसा हुआ जब प्रसेनजीत को मार दिया। तो हम लोग तैयार हो रहे थे, उस जगह में पहुँचने में हमको हमारा घर से ज़्यादा, हमारा घर पे तो 15-20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, 15 मिनट के भीतर ही पहुँच सकते थे। 3-4 कार्यकर्ता को बुला लिया, उस समय चारों तरफ मारपीट चल रहा है, चलो इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे। तो उसी का घर का उसका जा रहे दोस्त लोग जो था, उसी बस्ती से फोन आना चालू हो गया, ये पैर पकड़ रहा हूँ भाई साहब, मत आइए यहाँ। हमारा कार्यकर्ता का मत हो गया, उसको मार दिया गया, हम उसका घर पे नहीं पहुँच पा रहे। हमारा एक कार्यकर्ता बोल रहा है जब मत आइए, अगर आप इधर आ गया तो हमारा घर भी टूट जाएगा। तो हमको कहाँ जाना पड़ा, मॉर्ग में जाना पड़ा उसका परिवार का देखा करने के लिए। दाह संस्कार में भी हम लोग नहीं था, वो भी तृणमूल कांग्रेस ने किया। उसका श्राद्ध शांति का जो कार्यक्रम था वो भी तृणमूल कांग्रेस ने कर दिया। उसका बाद में उसका माँ कोविड का वैक्सीन लेने के लिए जब रास्ते पे खड़ा हुआ, सीबीआई केस चल रहा है उसके ऊपर, खड़ा हुआ, एक क्यू में खड़ा हो गया, तो तृणमूल कांग्रेस के एक काउंसिलर अगर बोल रहे तू हम लोगों के खिलाफ मर्डर केस किया और तू यहाँ से वैक्सीन लेने से निकाल साली यहाँ से, बोल के ऐसे निकाल दिया। तो ऐसा स्थिति पश्चिम बंगाल का है। रेस्ट ऑफ द इंडिया का साथ पश्चिम बंगाल का जो चुनावी संस्कृति है उसको एक कर देखना सब नहीं है। हाँ, ये बात है, हमारा वो उधर जातिवाद नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जाति का नाम पर समाज को नहीं बांटता है, जाति का आधार पर उधर चुनाव नहीं होता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी है, रेशियल अनटचेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, किस पार्टी से हो, किस पार्टी के सपोर्टर से हो, अगर आप नहीं चुनाव हार गए मतलब आपको मारना चाहिए, ये कोई संस्कृति है? ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेफ्ट की भी यही आइडियोलॉजी रही है, यही था, तृणमूल कांग्रेस ने भी यही है। अभी तो एक कवि ने बोल दिया, अभी वो जो नंदीग्राम जिसमें गोली चला था, जिसका खिलाफ पूरा जो सिविल सोसाइटी था रास्ते पे उतर गए थे, उसी समय जो उसी लेफ्ट का साथ खड़ा था ऐसे कवि, वो आज ममता जी का साथ है। उस समय उसका पास, अभी इसका साथ, उन्होंने बोला ममता बनर्जी इज अ मदर ऑफ न्यू कम्युनिज्म। तो इसलिए अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, वही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। जनता का जितना सारे मूलभूत अधिकार है उसको छीन लिया गया। एक सरकार में जो वहाँ वाइस चांसलर है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर दिदेन चांसलर जगदीप धनखड़ को बोल रहे हैं, जो सरकार नहीं चाहते हैं हम आपके साथ मिले, देखा करें, इसलिए आप यहाँ वेलकम गेस्ट नहीं है, दरवाजा बंद, ये स्थिति है। विधानसभा का स्पीकर बोल रहा है अगर महामहिम राज्यपाल को आना है तो उसको प्रायर परमिशन नहीं लेकर जरूरत है हमसे। चुनाव में हमने देखा जेपी नड्डा जी की गाड़ी पे पथराव हो गया था वहां पर। जेपी नड्डा जी की गाड़ी पे पथराव नहीं हुआ, जितना सारा पत्रकार दिल्ली में गया था उसको भी भारी चोट है, उसका पथराव हो गया। ये तो वो है जो नेशनल मीडिया ने खुद आंखों से देखा वहां जाकर। आज एक राष्ट्रीय पार्टी, जिस पार्टी के कारण देश की सत्ता की बागडोर जिस पार्टी के हाथ में है, उस पार्टी का अध्यक्ष की गाड़ी का ऊपर अगर पथराव होता है तो उस जगह जो आम कार्यकर्ता है, आम जनता है, जो सरकार का किसी भी पॉलिसी का विरोध कर रहा है खुलेआम, जो सरकार की आलोचना कर रहा है, उसका स्थिति कैसा है आप सोच लीजिए। अब आप यही यहाँ पर लोग जो सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे भी, जो बंगाल के बाहर लोग रहते हैं वो यही कहते हैं कि जब है ना इतनी ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस वहां पर होती है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव है, बंगाल में ये कॉमन है कि पॉलिटिकल हिंसा होनी है। वही जो आपने कहा कि जो जिस पार्टी का जीत जाती है उसके ऑपोजिशन को वो मारता है। बीजेपी के हमने कार्यकर्ताओं को देखा, आपने खुद भी बताया। प्रश्न यहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि आखिर ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं क्या उनका मनोबल गिरता है? क्योंकि जान सबको प्यारी होती है और सुरक्षा की सबको दरकार होती है। अगर आपके लिए कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है तो उसको सुरक्षा देने का भी, जो सुरक्षा की व्यवस्था करने का काम भी पार्टी का होता है। और अगर ऐसा होता है तो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए क्या है? और दूसरा
दूसरा कि जब इतना ज्यादा इतनी अराजकता वहां पर है तो बार बार सोशल मीडिया पे ये चलता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए, जहां तक बीजेपी कार्यकर्ता का सवाल है, बीजेपी के कार्यकर्ता वो लोग जानते हैं जो लोग को सुरक्षा अपने आप को देना पड़ेगा, खुद उन लोग अपने आप को सुरक्षा देगा। एक इतना लोग भयानक स्थिति का बाद, इतना कार्यकर्ता हत्या कर देने का बाद, इतना सारे महिलाओं को साथ बलात्कार करने का बाद बीजेपी फिर मैदान में आ गया। पूरा विपरीत स्थिति में खड़ा होकर भी 11,000 आसन में पंचायत में चुनाव जीता। और आज का दिन में पश्चिम बंगाल की बीजेपी के हाथ पे कुछ नहीं है, जनता ठान लिया है जो उस तृणमूल को विसर्जन देकर रहेंगे। और जहां तक 356 का सवाल है, राष्ट्रपति शासन का सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन लोग हम लोगों को पूछते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर लेकर के यूरोप में कुछ देश में गए हुए थे रविशंकर प्रसाद जी का नेतृत्व में, तो उधर डायस्पोरा का सामने भाषण हुआ था, हमारा भी भाषण हुआ। तो होने का बाद सब लोग आए, सिर्फ बंगालीज नहीं, जो पंजाबी है, गुजराती है, लंदन में लॉर्ड है, ये वो भी आए। सबका हिंदुस्तान लेकर चिंता है और खासकर के पश्चिम बंगाल को लेकर चिंता है। ये बढ़ते हुए रेडिकलाइजेशन, बांग्लादेश का वर्तमान जो स्थिति है, ये सारे लेकर वो हमको क्वेश्चन किया। तो हमको एक सज्जन ने प्रश्न किया, मैंने एक क्वेश्चन किया, ये भाई साहब ये तो बताइए, ये आप तो पॉलिटिकल थ्योरीज का बातें करते रहते हैं, तो बोली तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? तो हम समझा नहीं, हम यहाँ कहाँ से हम परीक्षा देने के लिए चले आइए। बोले ना, बोलिए ना आप, ये हमको क्लियर कर दीजिए ये क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में 356 इम्पोज नहीं हुआ अभी तक। तो ये तो अब गली से लेकर एकदम यूनिवर्सिटी कैंपस तक यही चर्चा चल रहा है क्यों 356 नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नीतिगत रूप से हम लोग किसी चुने हुए सरकार को 356 लगाने का और उसको गिराने का पक्ष में नहीं है। जो कांग्रेसी संस्कृति था, उसका जो कल्चर था, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, वो 356 तो तब भी लगाते हैं। राम मंदिर लेकर के जिस दिन वो हमारा ढांचा गिर गया, उस दिन क्या हुआ? कोई हिमाचल में एक भी पथरा हुआ था, कोई दंगा हुआ था, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, लेकिन सरकार को उन लोगों ने गिरा दिया। तो ये कांग्रेस वाला संस्कृति से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए ही नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पर देश का लोग ये सरकार बनाया है। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही हमारा पारिवारिक विचार है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस को शहीद नहीं बनाएंगे, मटार नहीं बनने देंगे। अगर राष्ट्र विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस है, अगर सोशियोलॉजी है, तो इस दोनों का जो नियम है उसी राह में चलकर ही तृणमूल अनिवार्य एक स्वाभाविक मृत्यु का तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो नारा है 26 निर्वाचन तृणमूल विसर्जन, तृणमूल का जनता विसर्जन दे के रहेगा। बंगाल का जनता मूर्ख नहीं है, राजनैतिक रूप से वो कोई अचेतन नहीं है। उसका जो चेतना है, जो भावना है, उसके लिए वो तृणमूल को देख लिया। तृणमूल एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। अब ये उसको जाना तैयार है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विचार विसर्जन का ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं, जब टोटल एनर्की, क्योंकि जनता का भरोसा होता है लॉ एंड ऑर्डर पर। आज जनता लॉ एंड ऑर्डर का कारण तो जयंत दास थे टीएमसी के लीडर, पुलिस को बेल्ट मारते हुए उनके विजुअल्स आए। अरे ये तो आम बात है। वहाँ क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता जी सत्ता में है, वो कहता है हमार बांग्ला। तो उसका मतलब क्या है? वह एक राजतंत्र है, मोनर्की है। जो मोनर्क जो ममता जी का पास है, बाद में उसका सक्सेसर का पास जाएगा। तो उस जगह में एक पोलिस स्टेट बना दिया, उधर सब गुल मिल गया। पुलिस, असामाजिक तख्ते, जो अपराधी है वो, उसका सदमंत्री, नेता, सब मिल गया। मिलकर एक गोल फुटबॉल का मैपिंग हो गया। उसी का लेकर ये लोग खेला हुए बोलकर चल रहे हैं। तो उसमें ऐसा आम घटना है। इसलिए कोई भी बंगाली का पास बोलिए जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वो ये घटना उसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो जानते ही ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना है। अगर आप एक पत्रकार हैं, आप अगर ममता जी का आपका एक कोई प्रश्न अगर पूछ दे जो ममता जी का मन में नहीं होगा, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको पीछे लोग पड़ जाएगा। सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं, उन्हीं को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो डेमोक्रेसी डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ।
और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बोलकर कुछ चीज है ही नहीं। इज अ टोटल, सचमुच ये बात सही है, इट इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। नाउ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे शुड थिंक, दे शुड इंटरवेन, एंड इट इज अ प्रॉपर टाइम टू इंटरवेन। क्या हो रहा है आज पश्चिम बंगाल में? एक सरकार खुलेआम किसी सांविधानिक प्रतिष्ठान के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, एक सरकार खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं न्यायाधीश का खिलाफ, एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन वो खुलेआम वो बोल रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है ये चुनाव आयोग बीजेपी का टूज है। अरे भारत में क्या है? भारत में सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं है, जीसस नहीं है। सर्वशक्तिमान है भारत की संविधान। अगर भारत की संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, अगर भारत की संविधान को कुचल दिया जा रहा है, भारत की संवैधानिक प्रतिष्ठान के ऊपर हल्ला बोल जा रहा है, तो संविधान को अपना असर दिखाना पड़ेगा। और उस समय आ रहे हैं। आज ऐसा ही लेकर क्यों डरे हुए हैं? ममता जी का कहना क्या है? अरे जो गुजर गया तो क्या हुआ, वो भी तो किसी का पिता थे, किसी का जेठ था, किसी का पति था, तो एक ह्यूमन फेस लेकर के क्यों नहीं उसका नाम हम लोग वोटर लिस्ट में नहीं रखेंगे? मानविक दृष्टिकोण से, विचार से हम लोग रोहिंग्या को लाएंगे। तो रोहिंग्या इज द ओनली वेलकम गेस्ट इन इंडिया। कहाँ है वो? पश्चिम बंगाल। रोहिंग्या के लिए खुलेआम वो जो शेख शाहजहां, जिसको अभी ईडी का ऊपर संदेश खाली का, वो क्या किया था? शाहजहां ने खुलेआम जो एक डोनेशन बॉक्स बैठा दिया था रोहिंग्या को लेकर के। वो तो रोहिंग्या बस्ती अब जाइए ना, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका साथ डीआरडीओ की भी संजोग है, एक वो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिफिक, तो उसका दीवार का पीछे रोहिंग्या बैठे हुए हैं। 3 बार उसका जो वो इंस्टीट्यूशन के जो हेड है वो 3 बार लोकल पुलिस के पास जा चुके हैं। मैं राज्यसभा में एक क्वेश्चन भी उठाया था 0 आवर में, ये क्यों नहीं हुआ रे? आज तक क्यों नहीं एविक्शन हुआ? आज भी नहीं हुआ। अब सॉल्ट लेक में विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट, एकदम कैलकाटा एडजॉइनिंग जो एक सिटी है, ट्विन सिटी माना जाता है उसको, सारे ब्यूरोक्रेट्स लोग, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, इंपॉर्टेंट सरकार का भी लोग रहते हैं, मंत्री रहते हैं। वो पुलिस कमिश्नर के पीछे रोहिंग्या बैठा हुआ है। सॉल्ट लेक एक प्लान्ड सिटी का भीतर मस्जिद बन रहे हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन फेमस है, सब भारत में नहीं दुनिया का फेमस गार्डन है वो। उसका पीछे का जमीन पे मस्जिद बना दिया, उसमें रोहिंग्या लोग, बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग उसमें घुस गया, एकदम पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, वाटर लाइन हो गया। कहां से पानी दिया? कौन दिया इसको? चल रही है। पूरा पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बना दिया जाएगा। इसलिए आज का जो चुनाव है इसका दायित्व सिर्फ पश्चिम बंगाल भाजपा का नहीं है। जो झारखंड में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो हरियाणा में रहते हैं, उसका भी दायित्व बनता है इस सरकार को हटाना, जैसे भी हो पश्चिम बंगाल का स्थिति ठीक करना। और हमारा ये मांग है, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं सबका सामने, देखिए हमारा लड़ाई कोई मुसलमान से नहीं है, किसी मजहब का साथ बीजेपी का कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा लड़ाई है जो गरीबी का खिलाफ, हमारा लड़ाई है जो शिक्षा का जो विकृत रूप से पेश किया जा रहा है उसका खिलाफ। जो मुसलमान बच्चे, लड़का जिसको किसी फुटबॉल ग्राउंड में होना चाहिए था, वो उसका हाथ में पथराव, कट्टरपंथ, वो क्या रेडिकलाइजेशन का नहीं हो रहा है। जो कश्मीर में, जम्मू में, जो कश्मीर में, जो घाटी में जो दिखाई दे रहे थे बच्चे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, वो भी पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया, मुर्शिदाबाद में। तो हमारा लड़ाई क्या है? वो बच्चों के हाथ से पत्थर छीनकर उस हाथ में किताब दे देना, और जो तलवार लेकर जो बच्चा अपने शिक्षक को मारने के लिए उतर गए, पहले दिन जिसका पिछले दिन जिसका पास पड़े है, वो दूसरा दिन वो तलवार लेकर खड़ा हो गया, या वो तलवार छीनकर उसका हाथ पे कलम पकड़ देना, यही हमारा लड़ाई है। और इस लड़ाई में जो लिबरल एजुकेटेड नेशनलिस्ट मुस्लिम्स है, जो भारत का अपना देश मानता है, नपाक नहीं मानता है, मदर वतन मानता है, इस देश का दुख से जिसका दुख होता है, वो लोग भी शामिल हो जाए, नहीं तो वो लोग भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारे हिंदुस्तान को देखना है कि हमारा पूर्व भारत का जो गेटवे है
वो पश्चिम बंगाल का स्थिति आज क्या हो रहा है। सारा हिंदुस्तान देख रहा है और आपने जिस तरह से बताया कि लोकतंत्र की वहां पे किस तरह से हत्या की जा रही है, और शायद यही वजह जो मैं आपसे पूछ रही थी ना, राष्ट्रपति शासन लगाने वाली बात, वो इसीलिए मैंने पूछा था। अब आप ये बताइए कि ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करती है? वहां पे अगर ये पुलिस प्रशासन हमने देख लिया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और किस तरह से चलता है ये हमने देख लिया। ऐसी परिस्थितियों में वोटर को वहां तक ले जाना, पोलिंग बूथ तक ले जाना और वोट डलवाना, अगर कोई टीएमसी के खिलाफ भी डालता है, हमने चुनाव के दौरान देखा था कि लोग अपने मुंह से बोलते नहीं थे किसे वोट देंगे, क्योंकि अगर पता चल गया कि हम किसको वोट देने वाले हैं तो अपोजिशन पार्टी वाले मार देंगे। देखिए, कुछ दायित्व तो हम लोगों को निभाना पड़ेगा और कुछ दायित्व चुनाव आयोग का भी है। एक निष्पक्ष चुनाव, एक भय मुक्त चुनाव, इंटिमिडेशन फ्री चुनाव वो कैसे लोगों को दे सकते हैं, ये उसका हिसाब है। और जहां तक पश्चिम बंगाल भाजपा का सवाल है, आप देख ही रहे, संसदीय लोक व्यवस्था में मुख्यमंत्री का पद बाद नेता विपक्ष का अधिकार होता है, उसका एक स्थान है भारत के संविधान के हिसाब से। तो नेता विपक्ष जो हमारा है, जो वो क्या कर रहा है, उसको एक जुलूस में शामिल होने के लिए, एक रैली करने के लिए हाईकोर्ट का पास जाना पड़ता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर से बीजेपी का मीटिंग हो रहा है, तो आप इजीली समझ सकते हैं भाजपा का आम कार्यकर्ता का स्थिति क्या है। फिर भी हमारा कार्यकर्ता डटे हुए है, हमारा कार्यकर्ता बूथ पे है, हमारा कार्यकर्ता जो प्रोसेस में ये BLA-2 का जो काम है वो कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता भी एकदम ठान लिया है जनता के साथ साथ ये इस बार तृणमूल से मुक्ति चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। पश्चिम बांग्लादेश अगर नहीं बनाना है, पश्चिम बंगाल का विधानसभा का भीतर का डिज़ाइन, जम्मू कश्मीर वाला विधानसभा का डिज़ाइन नहीं हो जाए, इसको रोकना है। इसलिए कार्यकर्ता उतर चुके हैं, पार्टी इकट्ठा है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं जो पुराने नए, इसके लिए बीजेपी का भीतर बहुत सारे झगड़ा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बीजेपी एक परिवार है और उसका लक्ष्य एक ही है, जो वो 2026 में जो वो तृणमूल को विदा कर देंगे। किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? भ्रष्टाचार भी हमने देख लिया इस बार, किस तरह के घोटाले हुए हैं, भर्ती घोटाले से लेकर नौकरी को लेकर इतने ज्यादा घोटाले वहां पर दिखाई दे रहे हैं और ममता मानने को तैयार नहीं है। देखिए, करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस इज सिनोनिमस, लोग ये जान गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है? पश्चिम बंगाल का लक्ष्य हमको ये चाहना चाहिए जो कलकत्ता एवं कलकत्ता सबब, ग्रेटर कलकत्ता के ऊपर वही एक इंडस्ट्रियल हब बन सकते हैं। बहुत सारे जमीन है भारत सरकार की, बहुत सारे फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भारी निवेश चाहिए, हेवी इंडस्ट्री चाहिए। पश्चिम बंगाल में लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल से पलायन बंद करना पड़ेगा। ये जो माइग्रेंट्स लेबर है, ये अपने घर का बेटा घर के रहे, घर पे रहे, घर का बेटा घर का रोटी खाए। तो ऐसा स्थिति हम लोग को लाना पड़ेगा। इसलिए क्या है, ये लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट राइट नाउ। हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर फिर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो हमारा वहाँ जो अभी स्थिति बन गया है, इस स्थिति से जनता बाहर आना चाहते हैं। और उससे मुद्दा ये नहीं है डेमोग्राफिक डिजाइन बदल गया। देखिए, आपका देश रहेगा तभी आपका दल रहेगा। बिल्कुल सही बात। अगर देश सही नहीं रहेगा आप तो तभी तो आपका अब कहाँ जाकर राजनीति, तभी तो तृणमूल कांग्रेस रहेगा, CPM रहेगा, बीजेपी रहेगा। अब बांग्लादेश में तो चार नेता को देखिए, पश्चिम बंगाल का कहाँ था ज्योति बसु का घर, कहाँ था प्रमोद दास गुप्ता का घर, प्रियरंजन दास मुंशी का घर, कहाँ था सोमेन मित्र का घर। ये जितना बंगाल का नेता लोग है कहाँ का है? ये तो कभी पूर्व पाकिस्तान में रहो करते। जो बिना बदल दिनेश BBD बाग जिसका नाम है, वो कहाँ का रहने वाले थे? वो सब वहीं के थे। तो हम लोग क्या किया, हमारा कांग्रेस का नेता गुट ने टेक दिया था। गांधी जी खुद आप हरिजन पत्रिका में लिखा था, मेरा पास ऐसा कोई भी नॉन वायलेंट प्रोसेस का जानकारी नहीं है जो विशाल संख्यक मुसलमान का जो मांग है, जे सेल्फ डिटर्मिनेशन का मांग, अलग एक राष्ट्र बनाने का मांग, तो उसका सामने तो कांग्रेस गुट ने टेक दिया। 60 में वो आपका लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, उस किताब का जो मौसले नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया था। हम लोग को तो उम्र हो जा रहे थे और बहुत लोग जेल में जाने के लिए तैयार नहीं होता। यूनाइटेड इंडिया जो हम लोग, और गांधी जी अगर बोलते हैं तो हम करते हैं। तो ये लोग सारे बंटवारा का जिम्मेदारी भी गांधी जी के ऊपर थोप दिया। तो ये लोग तो उसका सामने घुटने टेक दिया ना। इन लोगों तो ओल्ड मैन विन हरी,
तो इसी का कारण आज इस देश का बंटवारा हो गया। और धर्म का नाम पर एक ही देश बना दुनिया में, वो है पाकिस्तान। अगर धर्म स्टेटूट का रक्षा कर पाते तो पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश नहीं होता। अगर धर्म ही राष्ट्र व्यवस्था बना सकते हैं कोई धर्म, तो आज अरब में 22 अलग अलग देश नहीं होता। अगर धर्म का नाम पे सब कुछ चलता दुनिया में, तब अमेरिका आकर जो अपने ईरान का ऊपर जो बम गिरा है अभी, तो किसका एयर स्ट्रिप इस्तेमाल किया? सारे वो जो मुसलमान लोगों का जो इस्लामिक स्टेट है उसी के ऊपर से आया। तो धर्म एक राष्ट्र नहीं बना सकते, ये भी मुसलमान लोगों को समझना चाहिए। और भारत में मुसलमान लोग जितना खुश है, जितना उसका जो समृद्धि जिसका है, उसको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, पाकिस्तान में वो नहीं है। एक रोटी के लिए लड़ता है वो। अब स्थिति देखिए पाकिस्तान का, कोविड का समय देखिए, तो पाकिस्तान का हालत देखकर पश्चिम भारत के मुसलमान भी कोई शिक्षा ले, और खासकर के पश्चिम बंगाल के मुसलमान बांग्लादेश का स्थिति देखकर, कितना बेरोजगारी, बिल्कुल, कितना भूख, कितना गरीबी, तभी तो यहाँ घुसपैठिए आते हैं। हाँ। एग्जैक्टली। एक और चीज़ बस ये आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अगले अब 2026 में चुनाव आने वाले हैं। अगर बीजेपी की हम बात करें कि 2016 के चुनाव के बाद से जो टीएमसी के कई नेता जो हैं छोड़ के बीजेपी में आए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा भी मिला था, सीटें जिस तरह से आई थी। लेकिन अगर हम यानी दर्जन भर से नहीं है। हाँ, अब ये अगर तृणमूल 2019 में बीजेपी का जो चुनावी जो सफलता था, वो किसी तृणमूल से आए हुए नेता का कारण नहीं था। उस समय कोई भी तृणमूल का नेता बीजेपी में नहीं आए, एक मुकुल राय छोड़ करके कोई नहीं आए। बाद में बहुत ज्यादा 19 का बाद बहुत सारे आए, फिर दर्जन भर से ज्यादा विधायक आए थे। 30 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो 8 विधायक 16 नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा जो बाहर से आए थे। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव नैरेटिव का जीत होता है। पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है, तो उसमें कौन खड़ा हुआ कौन नहीं खड़ा हुआ वो नहीं दिखा जाता है। उस समय जो पॉलिटिकल स्थिति था, वो जो फेज में, लास्ट फेज में 2 फेज में चुनाव हम लोगों का पक्ष में नहीं था, तो उसका रिफ्लेक्शन आ गया वोट में। तो किसी व्यक्ति का कारण नहीं है, उसमें जो लोग आए थे बहुत लोग चले भी गए। वही बात है। तो हर चुनाव में चाहे कोई दल जीते या हारे, इससे उसको शिक्षा लेना पड़ता है। बिल्कुल। इस क्या शिक्षा मिली फिर बीजेपी को इससे? मैं ये जानना चाहती हूँ, जो हुआ इसके बाद अगले चुनाव में इससे शिक्षा लेकर क्या बदलाव किए जाएंगे? देखिए, शिक्षा तो हम लोग लिया, लेकिन क्या शिक्षा लिया जी, वो आप को मैं बताऊंगा नहीं। चुनाव में पता चलेगा। चुनाव में पता चलेगा। बिल्कुल। तो चुनाव के लिए बीजेपी की 2026 की किस तरह की तैयारी पश्चिम बंगाल में, विशेष तौर से ये चुनावी हिंसा का एक जो डर बैठा हुआ है ना, जब तक ये बंद नहीं होगी, डर लोगों के मन से नहीं निकलेगा, बदलाव कैसे आएगा? जो विसर्जन की आप बात कर रहे हैं वो कैसे होगा? पश्चिम बंगाल की भूमि क्रांतिकारियों का भूमि है। बंगाली लोग जो है क्रांतिकारी है। सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, अब नीचे कितना भी क्रांतिकारी देखिए। अब चले जाइए अंडमान में, अब सेलुलर जेल में, तो देखेगा कितना बंगाली लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो जो लोग ब्रिटिश का गोली जिसको दबा नहीं सका, ये तृणमूल कांग्रेस क्या दबा देगा? जनता तैयार है। अब देखा, अर्जी कॉल लेकर पूरा जनता रास्ते में उतारा है। तो जनता जब उतारा है, तो लड़ाई जनता का साथ तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई है। जनता बाइनरी सेट कर दिया, ये तृणमूल को बीजेपी हराएंगे, इसलिए बीजेपी है। अब चुनाव जो है, चुनाव जनता के हाथ में है। जनता के सामने बीजेपी कुछ नहीं है, तृणमूल कुछ नहीं है। और जनता इस बार ठान लिया है, जो इस बार तृणमूल का विसर्जन दे के रहेंगे, तो 26 निर्वाचन तृणमूलेर विसर्जन, ये जनता इसको अपना लिया है, वो विसर्जन दे के रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में तो सब कुछ चैलेंज है। अभी रविंद्रनाथ को चैलेंज कर दिया तृणमूल कांग्रेस को, जिसका नाम बोलता है फिराद हकीम, उन्होंने बोल रहे हैं जो रविंद्रनाथ गुजर जाने के बाद बंगाली का जो भीतर जो एक खालीपन जो बंगाली महसूस कर दिया, उसको दूर कर दिया ममता बनर्जी। तो रविंद्रनाथ कथा गीतांजलि लिखा, ममता जी कथांजलि लिख दिया। रविंद्रनाथ का गीतो बीतान है, गाने का किताब, इनका तो कविता बीतान है। रविंद्रनाथ शांति निकेतन में विश्वविद्यालय बनाया है। तो उसका नाम है क्या आपका?
विश्व भारती, तो इन्होंने उसका सामने ही, उसका दरवाजे के ऊपर ही विश्व बांग्ला बना दिया। तो रविंद्रनाथ भी चैलेंज है, अभी जगन्नाथ देव भी चैलेंज है। पुरी का जगन्नाथ देव, उसको उठाकर पश्चिम बंगाल में लेके चले गए, दीघा का पास, समुद्र का किनारे। पहले तो बोला जनता की 200 रुपया खर्चा करके मंदिर बना दिया। पहले बोला जगन्नाथ देव कल्चरल सोसाइटी, तो उसका उद्घाटन होने के बाद बोलना चालू कर दिया ये जगन्नाथ धाम ही है। तो जगन्नाथ देव भी ऊपर से दिख रही, भैया क्या हो गया, ये तो हमको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जगन्नाथ देव भी ठान लिया इस बार तृणमूल को जो विसर्जन होगा बंगोपसागर, सामने सागर है, एकदम समुद्र के किनारे बैठा है, तो हम साक्षी रहेंगे, हमारा देखते देखते इसका भी विसर्जन हो जाए। आखिरी सवाल चलते चलते, ये महुआ मोइत्रा ने जिस तरह की बात अमित शाह जी के लिए कही है कि सिर काट के टेबल पे रख देना चाहिए, आईसिस आइडियोलॉजी की ये बातें होती हैं, हिंसा की जो बातें होती हैं, और ये बातें गांधी जी की लेके आ जाते हैं सामने, गांधी जी अहिंसा की, और बातें करते सर काटने वाली। इस तरह की बातों का बंगाल की जनता पे क्या असर होता है? बंगाल के लोग जिस तरह से बोलते हैं, महुआ मोइत्रा को जिताते भी हैं, और फिर जब ये बातें होती है तो बंगाल की आम जनता इस तरह के बयानों को कैसे लेती है? बंगाल की आम जनता में इसी तरह का बात की कोई असर नहीं है। बंगाल की जनता भी चाहते है ये सब बात लेकर चर्चा मत करे, इसको नजरअंदाज कर दिया, इसका कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है। और अब कल्याण बनर्जी से इस सवाल को पूछते और बहुत ज्यादा अच्छा होता, वो सही उत्तर देने क्यों उन्होंने बोला। ये तृणमूल कांग्रेस का आम बात है। जिस पार्टी सारे दिन, जिसका मुख्यमंत्री बोलते हैं प्रधानमंत्री को तू करके संबोधित करता है, उसको तुम्हारा कमर में हम लोग रस्सी बांधकर खींच कर टानेंगे, तो वो उसका शिक्षा क्या है? उसका पार्टी का बने, इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ द टेस्ट एंड कल्चर ऑफ तृणमूल कांग्रेस। किस तरीके की बात करते हैं, वो तो वही बात करेंगे ना जो वहाँ का बांग्लादेशी जमाती जिस भाषा से बात करते हैं, तो उसी का भाषा बोलना पड़ेगा, नहीं तो वोट कैसे देंगे? वो तो धर्म का नाम पर पूरा समाज को बांट दिया, वो तो पूरा हिंदुओं के खिलाफ का राजनीति कर रहे हैं। अभी ओबीसी रिजर्वेशन लेकर के पश्चिम बंगाल को में तो भर्ती बंद है, उच्च माध्यमिक परीक्षा हो गया, अभी तक ऑनर्स में कोई कॉलेज में भर्ती नहीं हो पा रहा है, यूनिवर्सिटी कोलैप्स कर गया। मेडिकल और इंजीनियरिंग में सिर्फ रिजर्वेशन का कारण इतना दिन बाद जॉइंट एंट्रेंस का रिजल्ट मिला, 40,000 नौकरी उन्होंने बेच दिया है। तो तृणमूल सर बंगाल में रह क्या गया है? बंगाल में जितना सारे लोग पूंजी, सिर्फ जनता का पलायन नहीं हो रहा है, पूंजी का भी पलायन हो रहा है, कैपिटल भी बाहर जा रहा है, तो कोई नया निवेश नहीं आ रहा है। तो इट्स अ टोटल मेस, टेरेबल मेस, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एनर्की। तो इसको तो इससे निकालना चाहिए। तो निकालने के लिए जनता भी उत्सुक है और पूरा देश को भी सचेत रहना चाहिए, नहीं तो वो तो मेन रूट बन गया। अभी तो वो एंटी नेशनल एक्टिविस्ट के लिए एक सेफ होम बन गया रहने के लिए, और उसको रूट बनाकर पूरा हिंदुस्तान में फैल रहा है। कोविड का समय में हिंदुस्तान में आईएसआई का मॉडल बढ़ा है, उस समय चेतावनी दिया गया था सरकार, केंद्र सरकार का तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट किया दिया कि कुछ बिहार को सेंटर करके पूरा हिंदुस्तान में ही फैल रहा है, तो फैल गया। और इसके लिए पूरा नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सरकार उसको मदद दे रहा है सिर्फ वोट का कारण। तो इसके लिए पूरा हिंदुस्तान को इकट्ठा होना है। ये हम तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जितना सारे कार्यकर्ता है जो नेशनलिस्ट है, जो इस देश को अपने माँ मानते हैं, तो हम सबका पास ये, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, सभी पार्टी, चाहे आप पार्टी हो, सभी पार्टी, जो पहले भैया देश को बचाओ। अगर बंगाल चले गए तो तुम्हारा क्या होला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर राजनीति मत करो, राजनीति के ऊपर उठकर इसका विषय पे चर्चा करो। और ये लोग तो घुसपैठियों के साथ मिल गए हैं। तृणमूल पार्टी और रोहिंग्या का अंदर कोई आप दीवार खड़ा कर सकते नहीं, एक साथ घुल मिल गया है एक साथ। इसके लिए स्टार लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? अगर एक सरकार का पास इतना बहुमत है, एक सरकार का पास इतना एक्सेप्टेंस अगर है, जनता का भीतर उसका इतना पेनिट्रेशन है, वो क्यों डरते हैं सर से? और सर तो होगा, होकर रहेगा। ये तो क्या लगता है शांतिपूर्वक हो जाएगा? जिस तरह का हिंसा का इतिहास और हम वर्तमान भी देख रहे हैं बंगाल के अंदर, एसआईआर करना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल ना हो जाए? चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है और संविधान सबसे ऊपर है। अगर संविधान की संस्था को किसी ने तोड़ दिया,
उसका व्यवस्था को तोड़ दिया, उसको रोक दिया, तो संविधान को ही अपना असर दिखाना पड़ेगा। हम लोग भी देखेंगे। और पूरे देश की जनता तो पश्चिम बंगाल देख रही है, लेकिन फैसला बंगाल की जनता को ही लेना है अगले विधानसभा चुनाव में कि वो भ्रष्टाचार भी देख रही है, वो जनता तुष्टिकरण ले लिया। इस बात में आप लोग निश्चिंत रहिए, जनता ले लिया। तृणमूल जा रहे हैं, तृणमूल चले गए हैं, तृणमूल को जाना निश्चित है, तैयार है। 2026 से निर्वाचन, तृणमूलेर विसर्जन देने के लिए जनता एकदम तैयार है। वो ज्यादा फेस का जरूरी नहीं है, जनता जाएंगे, तृणमूल के खिलाफ वोट डालकर आएंगे। और हमारा भी मांग ये है, ये कांग्रेस से और कम्युनिस्ट से हम ये मांग करते हैं, अरे भैया एक तो काम करो, हम तुम्हारा जो आइडियोलॉजी है तुम्हारा पास है, वो आइडियोलॉजी कुछ दिन के लिए बाहर मत लाओ, भीतर में रखो, हृदय में रख दो। और अपना को जो झंडा है ना, वो झंडा नीचे नहीं करना, झंडा का असम्मान नहीं करना, झंडा को ऊपर उठाकर घर का भीतर रख दो, अलमीरा का ऊपर रख दो झंडा ऊंचा करके, और बाहर आओ, बाहर आकर तृणमूल को हटाओ। उसका बाद में जितना जिसका पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा उसमें चले जाओ। और बीजेपी की सरकार आई तो विकास और ये जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है वो उस पर रोक लगेगी, लोगों को वहां पर जो पलायन शुरू हो गया, रोजगार मिलना शुरू होगा। हम पूंजी के पलायन, कैपिटल के पलायन और लोगों के पलायन, ये दोनों रोक देंगे। पश्चिम बंगाल को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाएंगे। हम लॉ एंड ऑर्डर जो अभी पश्चिम बंगाल में नहीं है उसको लागू करेंगे। हम जो जुडिशियरी है जो अंडर थ्रेट है उसको हम लोग सही सलामत अपने जगह के रख देंगे। और आप जैसा पत्रकार को, मुख्यमंत्री को खुलेआम आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करने का अधिकार देंगे। देखते हैं 2026 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये देश की जनता भी देख रही है और विशेष तौर से पश्चिम बंगाल के वोटर्स जो हैं वो ये समझें कि अगर आपके राज्य के विकास में कोई बाधा आ रही है, ये आपको देखना है। लोग पलायन कर रहे हैं, क्या बाकी राज्यों के मुकाबले आपके राज्य में क्या पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से, अराजकता की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अगर आपका राज्य विकसित नहीं हो रहा है तो क्या ये समय आ गया है कि सत्ता को बदलना चाहिए? ये फैसला जनता को करना है। आप आए शौमिक दा, हमारे लिए इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।